नमस्कार। 31 अक्टूबर 2025 की इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। आज हमारे पास कई अलग-अलग स्रोतों से जानकारी है, राष्ट्रीय एकता के दिन से लेकर मौसम की चिंताजनक चेतावनियों तक, और फिर वैश्विक जलवायु रिपोर्ट है, डिजिटल करेंसी के नए प्रयोग, भारतीय अर्थव्यवस्था के भी कुछ मिले-जुले से संकेत हैं। हाँ, मतलब आज का कैनवस काफी फैला हुआ है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, तकनीकी सब कुछ है। बिल्कुल। और इन सब जानकारियों को अगर एक साथ देखें तो एक बात उभर कर आती है, वो है अनिश्चितता और चीजों का आपस में जुड़ा होना। सही कह रहे हैं। चाहे वो मौसम हो या अर्थव्यवस्था, सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड लगता है। तो चलिए इन्हीं खबरों की तह तक चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आज इसमें हमारे लिए क्या खास है। शुरुआत करते हैं एक राष्ट्रीय दिन से। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है, लौह पुरुष। हाँ, और उन्हें याद करना सिर्फ इतिहास को याद करना नहीं है। सही कहा। मतलब जिस एकजुट भारत की उन्होंने बात की, जिसकी नींव रखी, वो आज के माहौल में शायद और भी ज्यादा प्रासंगिक है। कैसे? देखिए, जब हम देखते हैं कि देश के एक हिस्से में बाढ़ आती है या कहीं और आर्थिक चुनौती होती है, तो एक राष्ट्र के तौर पर हमारी प्रतिक्रिया कितनी समन्वित है, ये बहुत मायने रखता है। पटेल जी की जो सोच थी, वो सिर्फ नक्शे पर लकीरें खींचना नहीं था, वो एक व्यवहारिक शासन की जरूरत थी, और वो जरूरत आज भी उतनी ही है। बिल्कुल, और इसी तालमेल की जरूरत हमें मौसम के मोर्चे पर साफ साफ दिख रही है। तेलंगाना के वारंगल हनमकुंडा में अरे बाप रे भारी बारिश हुई है। हाँ, मैंने भी पढ़ा, काफी नुकसान हुआ है। करीब 2000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाना पड़ा है। प्रशासन काम तो कर रहा है तेजी से, लेकिन स्थिति गंभीर है। और दूसरी तरफ देखें चक्रवात मोन्था, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटों पर, वहां रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी हो गए, स्कूल कॉलेज बंद। हाँ, और ये तो लगभग हर साल की कहानी बनती जा रही है ना? वही तो, ऐसा लगता है जैसे ये अब नॉर्मल हो गया है। और यही चिंता की बात है। ये सिर्फ एक आपदा प्रबंधन का मामला नहीं रह गया अब। ये घटनाएं हमें सीधे सीधे जलवायु परिवर्तन के असर दिखा रही हैं, जिनकी बातें हम सुनते हैं ना वैश्विक मंचों पर, ये वही है जमीन पर। अच्छा। स्थानीय प्रशासन, समुदाय, उनकी तैयारी बहुत जरूरी है, बिल्कुल। लेकिन जिस तेजी से और जिस तीव्रता से ये घटनाएं बढ़ रही हैं, हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हमारी तैयारियां काफी हैं? क्या हम बदलते मौसम के साथ कदम मिला पा रहे हैं? ये तो बड़ा सवाल है। हर बार एक नया टेस्ट होता है। बिल्कुल। एक लिटमस टेस्ट है हमारी अनुकूलन क्षमता का। अनुकूलन की बात चली है तो एक और क्षेत्र है जहां भारत तेजी से, कह सकते हैं, अनुकूलन कर रहा है या आगे बढ़ रहा है, वो है डिजिटल दुनिया। हाँ, सर्टन मतलब इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, उनका कहना है कि भारत का साइबर सुरक्षा उद्योग अब लगभग 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो गया है। 20 बिलियन डॉलर? वाह! आंकड़ा तो काफी प्रभावशाली है। प्रभावशाली है और जरूरी भी है। देखिए, इसका महत्व सिर्फ इस उद्योग के साइज में नहीं है। तो फिर किस में है? महत्व इस बात में है कि ये किस जरूरत को पूरा कर रहा है। हम कितने डिजिटल हो गए हैं। बैंकिंग, सरकारी सेवाएं, यहाँ तक कि बिजली, पानी जैसा जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर सब ऑनलाइन जा रहा है। हाँ, ये तो है। तो जैसे जैसे ये निर्भरता बढ़ रही है, वैसे वैसे खतरे भी बढ़ रहे हैं। ये जो 20 बिलियन डॉलर का बाजार है ना, ये सिर्फ तरक्की नहीं दिखा रहा, ये उस अदृश्य लड़ाई का पैमाना है जो रोज हमारे डेटा, हमारे पैसे और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए लड़ी जा रही है। अच्छा, तो ये एक तरह से खतरों को गंभीरता से लेने का संकेत है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये काफी है? खतरे भी तो लगातार बढ़ रहे हैं और नए नए तरीकों से आ रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। अच्छा, इसी बीच जमीनी स्तर पर अगर देखें तो उत्तर प्रदेश से भी एक अहम आर्थिक खबर है। क्या खबर है? वहां राज्य सरकार ने करीब 2600 करोड़ रुपए के 38 निजी लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। अच्छा, लॉजिस्टिक्स में ये तो बड़ा निवेश है। हाँ, काफी बड़ा है। और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। देखिए, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग ये किसी भी अर्थव्यवस्था की, कह लीजिए, नसें होती हैं, धमनियां। इनको मजबूत करने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कुछ बिल्डिंग बन गई या कुछ लोगों को नौकरी मिल गई। इसका मतलब है कि व्यापार करना आसान होगा, सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की लागत कम होगी, उत्पादन केंद्र बाजारों से बेहतर जुड़ेंगे। अच्छा, तो इसका असर दूर तक जाएगा। बिल्कुल। ये सीधे सीधे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रभावित करता है, राज्य में निवेश लाना आसान होता है, और शायद बड़े स्तर पर देखें तो ये भारत की जो कोशिश है वैश्विक सप्लाई चेन में अपनी जगह बनाने की, उसका भी एक हिस्सा हो सकता है। चलिए, ये तो हुई देश की बातें। अब जरा दुनिया पर नजर डालते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, उसने अपनी एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2025 जारी की है। से निपटने की तैयारी में, जिसे क्लाइमेट एडेप्टेशन कहते हैं, उसमें विकसित देशों से बहुत पीछे है।
यहाँ ये गैप शब्द बहुत मायने रखता है। कैसे? देखिए, क्लाइमेट अडेप्टेशन का सीधा सा मतलब है कि बदलती जलवायु के साथ जीना सीखना, बाढ़, सूखा, तूफान, गर्मी, इन सब के लिए तैयार रहना। ठीक है। अब रिपोर्ट कह रही है कि विकासशील देश पीछे हैं। ये एक बहुत बड़ी असमानता है, क्योंकि अक्सर यही वो देश हैं जो जलवायु परिवर्तन का सबसे बुरा असर झेलते हैं, जैसे हम भारत में ही देख रहे हैं। सही बात है। लेकिन तैयारी के लिए जो संसाधन चाहिए, पैसा, तकनीक, वो इनके पास कम होते हैं। तो ये जो गैप है ना, ये सिर्फ आंकड़ों का फासला नहीं है, ये लोगों के जीवन और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का सवाल है। तो क्या ये विकसित देशों की जिम्मेदारी पर भी सवाल उठाता है? बिल्कुल उठाता है। क्लाइमेट फाइनेंस की जो बातें होती हैं वो यहीं से तो जुड़ती हैं। अच्छा, अब चलते हैं तकनीक और वित्त की मिली-जुली दुनिया में। जापान से खबर है? जापान क्या है वहाँ? वहाँ एक फर्म ने दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबल कॉइन लॉन्च किया है। नाम है JPYC। ओह, स्टेबल कॉइन, ये आजकल काफी चर्चा में है। हाँ, कहा जा रहा है कि ये मौद्रिक नवाचार का एक नया अध्याय खोल सकता है। पर ये स्टेबल कॉइन होता क्या ये? ठीक। देखिए, स्टेबल कॉइन भी एक तरह की क्रिप्टो करेंसी ही है, लेकिन जैसे बिटकॉइन वगैरह की कीमत बहुत ऊपर नीचे होती है ना। हाँ, बहुत ज्यादा। स्टेबल कॉइन की कीमत को किसी स्थिर चीज से जोड़ा जाता है, जैसे डॉलर से या यूरो से या इस केस में जापानी येन से। तो मकसद ये है कि आपको डिजिटल करेंसी की सुविधा मिले, लेकिन कीमत में वो भारी उतार चढ़ाव ना हो। अच्छा, तो ये ज्यादा स्थिर होती हैं। सिद्धांत तो यही है। JPYC जैसे प्रयोग हमें भविष्य के पेमेंट सिस्टम की एक झलक दिखाते हैं। हो सकता है इससे सीमा पार लेन-देन सस्ता और तेज हो जाए। सुनने में तो अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन इसके साथ कई पेंच भी हैं। क्या ये पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम के लिए चुनौती बनेगा? केंद्रीय बैंक इसे कैसे रेगुलेट करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये वाकई स्टेबल रहेगा? मान लीजिए कोई बड़ा आर्थिक संकट आ जाए, तब क्या होगा? तो ये नवाचार तो है, पर साथ में नियामक और स्थिरता की चुनौतियां भी लाता है। मतलब ये सिर्फ तकनीक का मामला नहीं, पूरी वित्तीय व्यवस्था पर असर डाल सकता है। बिल्कुल। अब एक और आंकड़े पर आते हैं जो थोड़ा चौंकाने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजार से अमेरिका की कुछ बड़ी टेक कंपनियां अब $4 ट्रिलियन मार्केट कैप के क्लब में शामिल हो गई हैं। $4 ट्रिलियन? हाँ, ये तो मतलब कई देशों की कुल GDP से भी ज्यादा है। ये मार्केट कैप का क्या मतलब होता है इस संदर्भ में? मार्केट कैप मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन। आसान भाषा में कहें तो शेयर बाजार में किसी कंपनी की कुल कीमत, उसके जितने भी शेयर हैं, उनको आज के बाजार भाव से गुणा कर दें, तो वो मार्केट कैप हुआ। ओके। अब जब हम $4 ट्रिलियन जैसी रकम सुनते हैं, तो ये दिखाता है कि निवेशक इन कंपनियों के भविष्य को लेकर कितने ज्यादा उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन ये आंकड़ा सिर्फ उम्मीद नहीं दिखाता, ये भी दिखाता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में शक्ति का कितना ज्यादा केंद्रीकरण हो रहा है। कुछ गिनी चुनी कंपनियां। हाँ, वही गिने चुने नाम। बिल्कुल। और ये कंपनियां सिर्फ तकनीक पर ही नहीं, बल्कि सूचना पर, व्यापार पर, मनोरंजन पर, संचार पर, सब पर हावी हैं। तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि इतनी ज्यादा ताकत कुछ ही हाथों में होना, इसके क्या जोखिम हो सकते हैं। बाजार में कंपटीशन के लिए, नए आइडियाज के लिए, और शायद लोकतंत्र के लिए भी। ये तो वाकई एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। चलिए अब एक छोटी सी नजर खेल जगत पर डाल लेते हैं। हाँ, बताइए। इंग्लैंड के महान तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन, उन्हें क्रिकेट में उनकी असाधारण सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा सम्मान है। हाँ जी। और बिल्कुल योग्य है वो इसके। एंडरसन का करियर ये दिखाता है कि समर्पण, अनुशासन और लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहना किसे कहते हैं। सालों साल तक टॉप पर बने रहना। हाँ, और शायद ये उस तरह की स्थिरता और लगन का प्रतीक है जो आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में, चाहे वो खेल हो या अर्थव्यवस्था, थोड़ी दुर्लभ सी होती जा रही है। आपने स्थिरता की बात की और यहीं से हम वापस अर्थव्यवस्था पर आते हैं। अच्छा। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने हाल ही में एक अहम कदम उठाया है। मार्च से सितंबर 2025 के बीच RBI ने विदेशों में जो अपना सोना रखा था, उसमें से करीब 64 टन सोना वापस भारत मंगा लिया है। ओह, 64 टन? ये तो काफी सोना है। हाँ, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? ये एक बहुत दिलचस्प कदम है और इसके पीछे कई संभावित कारण हो सकते हैं। देखिए, सोना जो है, हाँ, वो पारंपरिक रूप से अनिश्चितता के समय में एक सुरक्षित निवेश माना जाता है। सेफ हेवन कहते हैं इसे। ओके। अब दुनिया भर में देखिए, भू राजनीतिक तनाव बढ़ रहे हैं। कुछ बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में मंदी की आहट है, मुद्रा बाजार में भी उतार चढ़ाव का डर है। तो ऐसे माहौल में अपने सोने के भंडार को अपनी जमीन पर रखना
ये एक तरह से जोखिम कम करने की रणनीति है। अच्छा, मतलब सुरक्षा के लिए। हाँ, आप विदेशी तिजोरियों पर अपनी निर्भरता कम करते हैं और ये आपकी संप्रभुता का भी प्रतीक है। कुछ लोग इसे वैश्विक स्तर पर डॉलर पर निर्भरता कम करने की जो एक बड़ी कोशिश चल रही है, उससे भी जोड़कर देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये आरबीआई की सतर्कता दिखाता है और भविष्य में अगर कोई अस्थिरता आती है तो उसके लिए तैयारी का भी संकेत है। तो ये सिर्फ सोने को एक जगह से दूसरी जगह लाना नहीं है, ये एक रणनीतिक संकेत भी है। बिल्कुल। अच्छा, अब जरा औद्योगिक उत्पादन के आंकड़ों को देखते हैं। आईआईपी डेटा सितंबर 2025 के आंकड़े आए हैं और पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में वृद्धि दर रही है 0%। 0%? हाँ, 0%। इसका क्या मतलब निकालें? 0% वृद्धि। हाँ, पहली नजर में यह थोड़ा निराश कर सकता है। ये दिखाता है कि औद्योगिक क्षेत्र में एक तरह का ठहराव है, रुका हुआ है मामला। लेकिन अगर हम इसके अंदर झांक कर देखें तो तस्वीर थोड़ी ज्यादा जटिल है। रिपोर्ट ये भी बता रही है कि जो विनिर्माण क्षेत्र है, मैन्युफैक्चरिंग, और जो पूंजीगत और मध्यवर्ती वस्तुएं, मतलब मशीनें और वो सामान जो दूसरे उद्योगों में इस्तेमाल होता है, हाँ, उनमें कुछ सुधार के संकेत हैं। ये अच्छी बात है क्योंकि ये भविष्य के निवेश और उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी की तरफ इशारा कर सकता है। ओके। लेकिन दूसरी तरफ खनन क्षेत्र, माइनिंग, वो भी कमजोर बना हुआ है। अच्छा। तो ये एक मिलीजुली तस्वीर है। कुछ हिस्से बेहतर कर रहे हैं, कुछ अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। यह अर्थव्यवस्था की धीमी रफ्तार को तो दिखाता ही है, लेकिन शायद किसी संभावित सुधार की बहुत धीमी और असमान सी शुरुआत का भी संकेत हो सकता है। इस पर बारीकी से नजर रखनी होगी। ये ठहराव है या किसी बदलाव की आहट? मतलब हेडलाइन आंकड़े से ज्यादा उसके अंदर की कहानी महत्वपूर्ण है यहाँ। बिल्कुल, हमेशा। और तकनीक की बात पर अगर वापस लौटें, जैसा हमने शुरू में जिक्र किया था कि साइबर सुरक्षा उद्योग $20 बिलियन तक पहुंच गया है। हाँ। जब हम इसे उन $4 ट्रिलियन वाली टेक कंपनियों के साथ रखकर देखते हैं या जापान के उस स्टेबल कॉइन वाले प्रयोग के साथ, तो इसका महत्व और बढ़ जाता है ना? बिल्कुल, बहुत सही जोड़ा आपने। ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। देखिए, जितनी ज्यादा हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी जिंदगी डिजिटल होगी, जितने बड़े ये टेक साम्राज्य बनेंगे और जितने नए नए वित्तीय उपकरण आएंगे जैसे स्टेबल कॉइन, हाँ, उतनी ही ज्यादा जरूरत होगी एक मजबूत साइबर सुरक्षा कवच की। वो जो $20 बिलियन का भारतीय उद्योग है, वो इसी बढ़ती डिजिटल निर्भरता और उससे जुड़े जोखिमों का ही तो आईना है। ये सिर्फ एक आर्थिक अवसर नहीं है, ये हमारे डिजिटल भविष्य की स्थिरता और सुरक्षा के लिए एक अनिवार्य शर्त बन गया है। बिना सुरक्षा के ये सारा डिजिटल ढांचा ये ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है। सही कहा। तो आज हमने कई कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की। सरदार पटेल की विरासत और राष्ट्रीय एकता की आज की जरूरत। हाँ, और फिर मौसम की मार झेलते राज्य और जलवायु अनुकूलन की वो वैश्विक चुनौती। भारत का बढ़ता साइबर सुरक्षा उद्योग, यूपी में लॉजिस्टिक्स पर बड़ा दाव। वैश्विक स्तर पर देखें तो यूएनईपी की रिपोर्ट, विकासशील देशों की चिंताएं, जापान का वो स्टेबल कॉइन और डिजिटल वित्त का भविष्य, और वो अमेरिकी टेक कंपनियों का विशालकाय मूल्यांकन। हाँ, फिर अर्थव्यवस्था में आरबीआई का सोने को घर वापस लाना और औद्योगिक उत्पादन के वो मिले जुले लेकिन बारीक संकेत। और हाँ, जेम्स एंडरसन को मिला सम्मान भी, जो शायद लगन और स्थिरता की याद दिलाता है। बिल्कुल। आज की ये जो पूरी बातचीत है, ये यही दिखाती है कि कैसे स्थानीय घटनाएं जैसे तेलंगाना में बाढ़ वैश्विक रुझानों से जुड़ी हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन या भू राजनीतिक अनिश्चितता। तकनीक का विकास, चाहे वो जापान में हो रहा हो या अमेरिका में, वो भारत में सोने के भंडार या साइबर सुरक्षा उद्योग को प्रभावित कर सकता है। सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ सोचने के लिए एक विचार ये है कि क्या हम इन अंतर संबंधों को अपने रोजमर्रा के जीवन और अपने फैसलों में देख पा रहे हैं? सही सवाल है। ये जानकारी सिर्फ जानने के लिए नहीं है, ये समझने के लिए है कि ये सब मिलकर हमारे आसपास की दुनिया को कैसे आकार दे रहा है और शायद हमारे भविष्य को भी। इसी विचार के साथ आज की बातचीत समाप्त करते हैं। इस जानकारी पर मनन करते रहिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक जानकार बने रहें।